नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में 5 फरवरी को शुरू होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना की जारी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। 8 सितंबर 2023 को हुआ था स्थगित। बीजेपी हाईकमान का बड़ा फैसला। दुष्यंत कुमार एक बार फिर बने प्रदेश प्रभारी। राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने जारी की सूची। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। सपा प्रदेश महासचिव का बड़ा बयान। बोले, गठबंधन सफल न होने पर सभी सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के दावेदारों के साथ हुई चर्चा। 15 फरवरी तक फाइनल होगी लिस्ट। दोहरे हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल। बोले, मौत के पीछे पुलिस की लापरवाही। हरिद्वार में पुलिस ने कपड़ा फेरी व्यापारी की हत्या का किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले भी हैं कई मामले दर्ज। कीचड़खाने के एक गोदाम में लगी आग। सारा सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार भागने की फिराक में था हत्यारा। मसूरी में बड़ा सड़क हादसा होने से बचा रोडवेज बस के ब्रेक हुए फेल। 3 कारें हुई क्षतिग्रस्त। उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन और उद्योग जगत की बैठक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित निजी होटल में प्रांतीय सिविल सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही सभी जनपद के पीसीएस अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर संघ ने अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और उन्हें ज्ञापन भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि आप सभी लोग शिद्दत के साथ उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने संघ की मांगों को पूरा समय के साथ पूरा करने का आश्वासन भी दिया। आदरणीय मिशन जी बोल रहे थे, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर देने का काम, लोगों को इलाज देने का काम, हर किसी को शुद्ध पानी देने का काम, हर किसी को कोरोना में राशन देने का काम, किसान सम्मान निधि देने का काम, या वैक्सीन। देखिए वैक्सीन कितनी बड़ी थी, वैक्सीन कितनी बड़ी थी। जब हम लोग अगर वैक्सीन नहीं लगती तो आज ऐसे रैली कर रहे होते। अभी विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना अभी दी है। स्वनिधि में छोटे छोटे जो हमारे रिक्शे वाले, तांगे वाले, ठेले वाले, उन सबको योजना देने का काम। कोई ऐसा बचा नहीं। हमारी जो बहनें हरिद्वार जिले में, थोड़ा मैं आप लोगों से अनुरोध जरूर करूंगा कि स्वयं सहायता समूह में, एक बार मैंने 2 बार वहां पर बड़े कार्यक्रम पिछले साल किए थे, पिछले से 2021 में। इस बार फिर से हमने जो शुरुआत की है प्रदेश में, 12 फरवरी को कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों में मातृशक्ति का प्रोत्साहन लगातार हो रहा है। तो ये प्रोत्साहन हमारा हरिद्वार में भी हमको बढ़ाना है। उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का काम करना है। सरकारी नौकरियों में तो हम कर ही रहे हैं, नकल अध्यादेश भी ले आए हैं, तमाम कानून हम बना रहे हैं, रोज नई नई भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन वो उतना भर पर्याप्त नहीं है। उतने से काम नहीं चलने वाला है जब तक स्वरोजगार रोजगार से नहीं जुड़ेंगे। किसानी के साथ साथ ये काम भी आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं तैयारी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं लगातार राजनीतिक दल ने अपने अपने कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी जो भी नारा दे उसे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगेगा। गन्ना किसानों के साथ खड़े रहेगा। कांग्रेस जरूर इस बार 5 लोकसभा सीट पर विजय पताका फहराएगी। ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे वो उनकी अपनी बात है, लेकिन हम बहुत ही तन्मयता से जनता के मुद्दों को सामने रखकर मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जनता के सामने जाएंगे, उत्तराखंड की जनता के सामने जाएंगे। हम न्याय मांगेंगे,
अंकिता भंडारी के लिए, हम न्याय मांगेंगे यहाँ के नौजवानों के हक के लिए जो फौज में नौकरियां करके देश की रक्षा भी करते थे, अपना जीवन यापन भी करते थे। हम उनके लिए न्याय मांगेंगे। हम न्याय मांगेंगे यहाँ के किसानों के लिए जो कि करने का बरसों से जिनका बकाया आज तक ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और हमारे इन मुद्दों पर हमें विश्वास है कि हम प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। देहरादून में कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां देहरादून के बन्नू स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करने वाले थे। लोकसभा चुनाव भी अब दूर नहीं है, जिसके तहत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपको मालूम ही है, राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल देहरादून आगमन है। आदरणीय अध्यक्ष जी का एक लंबा दीर्घकालिक अनुभव है, संगठन हो, सरकार में उनको काम करने का अवसर मिला है, बृहद अनुभव है। और निश्चित रूप से जो हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता जो गांव से आ रहा है, जो कस्बों से आ रहा है, जो बस्तियों से आ रहा है, जो शहरों से आ रहा है, जो दूर दराज से आ रहा है, पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन देना चाहते हैं। एक संदेश जो देंगे आदरणीय अध्यक्ष जी, उसका पूरे जनमानस तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा के साथ हम आगे काम करेंगे और उनका आना हमारे लिए ऐतिहासिक अवसर है। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा। बता दें कि 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि हम उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर सदन में अपनी आवाज उठाएंगे, जिसमें भ्रष्टाचार जैसे अन्य कई मुद्दों को लेकर हम सदन में पहुंचेंगे। आगे नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए, उन्होंने सत्र आहूत किया है 5 तारीख से 8 तारीख का सत्र आहूत किया गया है। अब देखिए एजेंडा क्या है, प्रारूप क्या है, मसौदा क्या है, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में पेश करने जा रही है। उसके बाद ही हम अपनी बात को रखेंगे, उसका समर्थन कर लें। लेकिन अगर कहीं भी इसमें सरकार थोपने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग बोली है, भाषा है, वेशभूषा है, परंपराएं हैं, संस्कृति है और थारू लोग हैं, बुक्साज है, भोटियाज है, जोहार है, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और अपनी उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन जब प्रारूप सामने होगा, जब मसौदा सामने होगा, ड्राफ्ट सामने होगा, तो इसमें हम इस रूप से चर्चा भी करेंगे। मिशन 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस नेता गोविंद कुंजवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है, जो कि उनके पास नहीं है। वहीं अब इस बयान पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने से बौखलाकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैंने जितना भी समय मुझे मिला, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। और चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं न दावेदारी कर सकता हूं और न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि 14 विधानसभाएँ हैं। एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे आप, तो 14 करोड़ रुपये चाहिए। कम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बहुत ईमानदारी के साथ सीमित रख करके, आज के दिन भी मेरा अपना कोई दूसरा खाता नहीं है जिस खाते में मैं लेन देन करता हूँ। केवल एक खाता देहरादून वाला है, जब मैं विधायक बना था वहाँ खोला था स्टेट बैंक में, वही चल रहा है, उसी में पेंशन आती है, उसी से मैं अपना तेल पानी गुजर करता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी को लेकर पार्टी हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश प्रभारी के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम को जिम्मेदारी सौंपी है।
इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सूची जारी की है। बता दें कि इससे पहले भी दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल शादाब शम्स ने मदरसों में श्री राम के किरदार को पढ़ाए जाने को लेकर बयान दिया था, जिस पर मुस्लिम नेताओं ने बयान की निंदा करते हुए शादाब शम्स पर निशाना साधा। ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को, जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत हो। हमने कहा कि क्योंकि सिलेबस में संस्कृत है तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। जब हमने कहा कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और हमारा मानना है एनसीईआरटी के सिलेबस में जो जो आएगा वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सवाल मदरसे का है। सबसे पहली बात तो अध्यक्ष जी को, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें मदरसों के बारे में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन उन्हें बहुत शौक है मदरसों का, मजहबी मामलों का, उसमें इंटरफेयर करने का। ये काम आलिम दीन का है, उन्हीं को छोड़ देना चाहिए। हमारे आलिम दीन पिछले 1400 साल से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह वही इसे आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक मैंने सुना उनका बयान कि वो कह रहे हैं कि उसमें रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी और ये भी होगा और वो भी होगा। खोल लें अपने लिए कोई स्कूल, और बहादुरी इसमें नहीं है कि वो मदरसे में रामचरितमानस पढ़ाएं। बहादुरी इसमें है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में कुरान की तालीम कराएं। देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आरटीओ की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कई गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाने का काम भी किया गया है। हाँ बिल्कुल ये एमवी एक्ट का ही एक सेक्शन है 177 में। इसमें जो है 500 रुपए तक का जुर्माना भी दिया जाता है, क्योंकि सड़क पे चलने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। रात के समय जो है रिफ्लेक्टर्स जो है लाइट पड़ने पर चमकता है, दुर्घटना के जो है रोकने का बहुत बड़ा जो काम जो है रिफ्लेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन भी है कि जो भी रात में वाहन चलाते हैं वे अवश्य निश्चित रूप से अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं। विकासनगर में गोरखा कारोबारी ग्रांट गौशाला के खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौशाला में गौवंश के सेवा के नाम पर गौ तस्करी का काला कारोबार चलाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृत जानवरों की वजह से क्षेत्र में लगातार संक्रमण फैल रहा है। वहीं इस दौरान विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी मौजूद रहे, जिन्होंने गौशाला को जल्द ही हटाने का आश्वासन दिया है। गाय के ऊपर राजनीति नहीं हो रही। गौ हमारी माता है और हम गौ के साथ साथ जो भी और भी पशु हैं, क्या वो गाय हो, भैंस हो, साथ में बैल हो, जो भी हो, क्योंकि पशु क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो भी जैसी जानकारी में आया है कि हमारी गौ माता, हमारे और भी जो सांड वगैरह जो है किस प्रकार यहाँ मृत अवस्था में मिले, किस प्रकार जो है उनके ऊपर जो है कोई ना खाने की व्यवस्था है, ना उनके ठीक प्रकार से उनकी बैठने की व्यवस्था है। इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी में जो हरिओम आश्रम के नाम से गौशाला चलती है, इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया था और कुछ बताया गया है कि कुछ कमियां यहाँ पे है, जिससे लोगों में आक्रोश है। तो इसी के लिए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जो एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम माला गुरु है, मैं ग्राम प्रधान कारोबारी ग्रांट हूँ। ये हरिओम आश्रम द्वारा जो गौशाला का संचालन किया जा रहा है, बाबा की कई बार जांच हो चुकी है, जिसमें कि राजस्व विभाग, वन विभाग भी यहाँ पर आई है कई बार, और पिछली बार भी यहाँ पर हुआ है। समय समय पर यहाँ पे कुछ न कुछ विवाद होता रहता है और लोगों के साथ अप्रिय स्थिति सामने आ जाती है, जिससे कि कभी भी कुछ बड़ी घटना होने का भी डर रहता है हम लोगों के साथ में। और जो बाबा के बच्चे भी हैं, जब भी अगर हमारे आते जाते जो लोग हैं उनकी अगर कोई बहस हो जाती है तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा मारपिटाई हो जाती है। और बाबा को समय समय पर बताया भी गया है कि अपने आपके पास इतना साधन नहीं है रखने का, क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है, तो आप अपने जानवर को कम कीजिए।
हल्द्वानी के रिहायशी इलाके में नकली पेंट बनाने की फैक्ट्री को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया है। साथ ही 15 दिन के भीतर सामान शिफ्ट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दरअसल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस पेंट बनाने वाली फैक्ट्री की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एक फैक्ट्री चल रही है जो कि रिहायशी इलाके में है और वो पेंट बना रही है, और यही नहीं, ये भी बताया गया कि वो ब्रांडेड पेंट बना रही है और उसको एक तरह से ब्रांड के रूप में बेच रही है। होगा वो कोई और पेंट, बाकी जो जनरल वहाँ पे शोर शराबा है, पोल्यूशन है, दुर्गंध है, वो मसला तो अलग था। तो इसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट को बुलाया था, सिटी मजिस्ट्रेट को भी बुलाया था और शिकायतकर्ता प्लस जिनकी वो फैक्ट्री उनको भी बुलाया था, और ये तय हुआ था कि यहाँ पे ये एक्टिविटी का उत्पादन तो बंद कर दें और साथ ही साथ जो बाकी जो सामान है इसको हटाने के लिए 15 दिन दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक और मसला यहाँ पे आ गया कि कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनका वो उत्पादन कर रहा है, तो इसमें तो जो जिस कंपनी का ये माल है अभी देखा जाएगा, उस कंपनी को भी हम इत्तला कर देंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद सिडकुल क्षेत्र में चलने वाले मिनी लोडिंग वाहन संचालकों ने एआरटीओ के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाए और बताया कि परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी अवैध रूप से गाड़ियों के चालान काट रहे हैं। इस मामले को लेकर दर्जनों वाहन संचालकों ने क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान से मुलाकात की। विधायक ने सभी लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि आरटीओ से मुलाकात कर समस्या का समाधान करेंगे। हैदराबाद के और आसपास के क्षेत्र के सभी टेम्पो चालक छोटा हाथी जिसको बोलते हैं वो थे, और उनको जो है आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा था। ये गरीब लोग हैं, बेचारे छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो मैंने अभी आरटीओ से बात की है, आरटीओ को मैंने कहा वो सोमवार अभी बाहर है, सोमवार को आएगी, सोमवार को उनकी मीटिंग कराएंगे, जो भी इनकी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। इसके लिए हम समस्या लेके आए हैं कि आरटीओ जो होता है ना, हमें ये परेशान आरटीओ गाड़ी वाले हैं हम, तो ये लोग हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। थोड़े थोड़े माल पे हमें परेशान करते हैं, हमारा चालान कर रहे हैं। तो ये सब परेशान है, रिक्शा पे इनमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये जो रिक्शा होती है ना, इनमें लोड भरा जा रहा है, इनका आरटीओ कोई संज्ञान नहीं रहा, लेकिन गाड़ी वालों को जहाँ जहाँ तक पकड़ दगड़ हो रही है, इन्हें पकड़े खड़े हो जाते हैं। जब शहर को खूबसूरत और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं और वे समय से पूरी नहीं होती, तो वो लोगों के लिए समस्या का सबक बनने लगती हैं। ऐसा ही कुछ काशीपुर में देखने को मिला है। कुछ योजनाएं कागजों में पास हुई तो कुछ आधी अधूरी बनकर तैयार है, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशानियों में फंसा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। काशीपुर कुमाऊं का वो शहर है जिसे यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नारायण दत्त तिवारी की कर्मस्थली माना जाता है। काशीपुर ही वो शहर रहा है जिसने एक दो नहीं बल्कि चार बार तिवारी को विधायक चुना। तिवारी ने विधायक और मुख्यमंत्री रहते हुए काशीपुर में शिक्षण संस्थानों, उद्योगों के विकास के साथ सड़कों का जाल बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि क्षेत्रवासियों ने उन्हें नया नाम विकास पुरुष दे दिया। आज हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है। जनपद उधम सिंह नगर के शहर काशीपुर में जनता की जन समस्याएं जी का जंजाल बन चुकी हैं। विकास की कई योजनाएं बनाने और उनका जनता को लाभ जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए कई दावे और प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन काशीपुर में लेट लतीफी अफसरों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और समुचित कार्यवाही न होने की वजह से विकास की कई योजनाएं मानो सफेद हाथी सी बनकर रह गई हैं। लोग पूछते हैं कि इन योजनाओं का लाभ आखिर कब मिलेगा। शहर में बाजपुर रोड तथा रामनगर रोड पर 2 रेलवे ओवरब्रिज साल 2017 में बनने शुरू हुए थे। उसी समय दावा किया गया था कि 2 साल में दोनों रेलवे ओवरब्रिज तैयार हो जाएंगे और जनता को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साल 2024 शुरू हो गया, लेकिन एक भी रेलवे ओवरब्रिज अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि अब काम जरूर शुरू हो गया है और दावा है कि अगले महीने तक ये पुल बन जाएगा। काशीपुर जो सन 70 के दौर का जो काशीपुर था और आज जो 21वीं सदी का जो काशीपुर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ध्यान तिवारी का रूट है, तिवारी जी के हारे, तिवारी जी का राजनीतिक कैरियर क्या खत्म हुआ, काशीपुर का सब अनाथ हो गया। चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे स्पिन मिल हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे सेंचुरी पेपर मिल हो, जितनी भी हॉट मिक्स प्लांट की सड़कें हों, सब कुछ तिवारी जी की देन थी।
लेकिन दुख ये है कि तिवारी जी के दिए हुए विजन को हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे वो बीजेपी के रहे हों, लेकिन तिवारी जी जैसा विजन किसी भी नेता में जो है नहीं रहा। सिर्फ चुनाव जीतना ही काशीपुर को मैं इन्होंने अपने इतिहास में समझ ली, लेकिन काशीपुर के अंदर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था उस मामले में हमारा कहीं ना कहीं, हमारे नेतृत्व से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। रही बात काशीपुर के अंदर सौंदर्यकरण की बात, सबसे बड़ी जो है नसूर बना है काशीपुर के अंदर यहाँ का जो फ्लाईओवर। 1969 जिस समय नारायण दत्त तिवारी काशीपुर से विधायक बने, तिवारी आए, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार बढ़े और यहाँ का शहर की तरक्की हुई। परंतु उसके बावजूद जो काशीपुर एक यूपी के अंदर एक प्रगतिशील शहर के रूप में माना जाता था, और लोग कहा करते थे, यहाँ तक कि लालू जी ने जो बिहार के अंदर भी कहा था, और मंत्री जो चुनाव होते कहते थे कि मैं ऐसी सड़कें बना दूं, काशीपुर की तरह विकास कर दूंगा, ये कहा करते थे। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने यहाँ विकास की गंगवाई, जिन्हें विकासपुर कहते थे, और उसके बाद शहर का विकास पूरी तरह रुक गया है। देखिए, काशीपुर में खासतौर पर 4-5 मुद्दे इस तरह के हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, और जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की दोनों की गलती रही है। एक छोटा सा फ्लाईओवर जिसे कम से कम 2 साल के अंदर क्लियर होना चाहिए था, आज 7 साल होने जा रहे हैं और वो अधूरा पड़ा है। पूरा मार्केट खत्म हो गया है, शहर की बर्बादी का कार्य पहुंच गया है। दूसरा है ये लक्ष्मी पर्यटन नहर जो माइनर है, जो तिवारी जी के टाइम में इसका उस समय पास हुआ था, जिसमें ये बाईपास के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा था और नहर को कवर करना था, जो आज अधिकारियों की और जनप्रतिनिधि कम की वजह से आज वो अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी गलती अधिकारियों की है। वहीं अब कांग्रेस भी डबल इंजन की सरकार पर चुटकी लेने से चूकती नहीं है। कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से काशीपुर में दिए उद्योग और विकास को गिनवाते हुए कहा, अब डबल इंजन की सरकार विकास करने में फेल है। काशीपुर विकास के नाम पर सबसे पीछे पायदान पर है। एनडी तिवारी के टाइम काशीपुर सबसे आगे हुआ करता था। विकास पुरुष कहे जाने वाले एनडी तिवारी जी ने इस काशीपुर शहर को क्या नहीं दिया। शुगर मिल, स्पिनिंग मिल, डिजाइन सेंटर, यहाँ पर जो कॉलेज है, अस्पताल है, तमाम सारे IIM, IIT, महिला IIT, तमाम सारे, और सबसे बड़ा उनका इस क्षेत्र के लिए अगर मैं योगदान समझती हूँ, सिडकुल की स्थापना की। काशीपुर जिस तरह उपेक्षा का शिकार है, और भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जितनी योजनाएं काशीपुर के हिस्से में आनी थी, चाहे वो अमृत जल योजना हो और 5-5 महापुरुषों की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पार्कों में मूर्ति लगने की योजना हो, लक्ष्मणपुर माइनर को जिसको प्रस्तावित जो योजना थी उसको बजट भी आवंटित हो चुका है, लेकिन सरकारों की उपेक्षा के कारण अभी तक उसका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कागजों में तो कई योजनाएं बनाई गयी, लेकिन धरातल पर कुछ योजनाएं ही आ सकी और बाकी की योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। तो कुछ कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हुए। अपने आप में गहरा इतिहास रखने वाले काशीपुर की भूमि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से बदसूरत बनती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, आखिर कब तक कागजी योजनाएं धरातल पर तैयार होती हैं। उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।